अच्छा, हमारे पास यहाँ चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, जिसमें पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है कि एक कार मैकेनिक है जो 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हमने डेटा के अंदर पहले लिखा कि फोर्स हमें 800 न्यूटन मिली है। टू अरेंज फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द लूजनिंग अ बोल्ट, वो किसके लिए लगा रहा है फोर्स? क्योंकि वो एक बोल्ट को लूज कर पाए। ये एक बोल्ट है जिसको वो लूज करना चाह रहा है, इसी वजह से उसने 800 न्यूटन फोर्स लगाई अपने हाथ से। अब ही अप्लाइज द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द आर्म ऑफ द रेंच। वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो रेंच की आर्म से परपेंडिकुलर, मतलब इसका हाथ ऊपर है, ये इस तरफ है। अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल को फाइंड करेंगे तो वो एंगल 90 डिग्री होती है। या अगर आप ऐसे देखें तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल जो बन रही है वो 90 डिग्री बन रही है। तो ये चीज़ हमें कहा गई है। तो उसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक हैंड इज़ 0.40 मीटर। जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो आपका 0.40 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.40। तो हमने रेडियस जो लिखा वो 0.40 लिखा है। अच्छा, उसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट टू द मैकेनिक्स हैंड 0.4, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क अप्लाइड। टार्क कितनी लगी, आप उसका मैग्नीट्यूड अप्लाई बताएं हमें। टार्क का फार्मूला है वैसे F इंटू आर, मगर यहाँ एंगल भी है और एंगल है 90। F इंटू आर भी है और F इंटू आर साइन थीटा भी हम कहते हैं। तो F की जगह हमने F का वैल्यू लिखा है यहाँ 800 और R की जगह हमने 0.40 वैल्यू लिखा है जो कि R का है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 30320 आता है। लेकिन अगर आप साइन थीटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बताएं कि थीटा क्या लिखते हैं आप थीटा लिखते हैं ये वाली, ये होता है मतलब साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू आता है 1। और 1 अगर इस पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता तो 1 कुछ भी नहीं उखाड़ता और आपका वैल्यू वैसे भी सेम ही आएगा जो अभी आया है। अच्छा, न्यूमेरिकल जो 2 है उसके अंदर हमारे पास कहा गया है कि एक कार है जो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली, शुरू से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है एंड रीचेज एट ए स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड्स। 22 मीटर पर सेकेंड मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी है। शुरू में ही हमें यह कहा गया है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टाइम हमें जो ये बता रहा है वो बता रहा है 9 सेकेंड, तो टाइम हमने लिखा 9 सेकेंड। अब जो दूसरी चीज़ हमें ये कह रहा है कि वो ये है कि इफ़ द डायामीटर, अगर जो डायामीटर है वहाँ वो आपका कितना है टायर का, वो 58 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर उसका 58 सेंटीमीटर है तो अब हम जो है वो 58 यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन वो हमें मिला हुआ है सेंटीमीटर में। तो इसी वजह से पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो हमारे पास जो डायामीटर है वो मिला हुआ है कि वो आपका 58 मीटर है, 58 सेंटीमीटर सॉरी। तो सेंटीमीटर को जब आप मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं। 100 के साथ जब आपने उसको डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला 0.058 मीटर। लेकिन हमें डायामीटर नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, यानी कि डायामीटर को जब आप आधा करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाता है। किस तरह, अगर आपको नहीं है पता तो आप ये थोड़ा देख लें। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सर्किल है, टायर जो भी होता है वो सर्किल जैसा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे डिस्टेंस को हम डायामीटर कहते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर से लेकर आधी जगह जाएंगे तो ये रेडियस, सेंटर से सिर्फ इस तरफ जाएंगे तो वो भी आपका रेडियस। तो सिर्फ रेडियस होता है सेंटर से लेकर कर्वेचर तक, लेकिन कर्वेचर की एक पॉइंट से लेकर कर्वेचर की दूसरी पॉइंट तक, और वो लाइन जो है आपकी गुजरे सेंटर में से, तो पूरा डिस्टेंस आपका डायमीटर होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर बना रहे हैं, मतलब डायमीटर आपका कितने बराबर है 2r के। तो अगर आप r फाइंड करना चाहें तो क्या करेंगे, आप डायमीटर को आधा करेंगे, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का, तो r इज इक्वल टू डी अपान 2 आपके पास है। तो आपने लिखा है यहाँ r इज इक्वल टू डी अपान 2। जब d अपान 2 लिखा तो आपको डायमीटर तो वैसे भी मिला हुआ था, आपने डायमीटर लिखा 0.58 और 2 उसके साथ डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला 0.29। मतलब ये हुआ कि अब आपको जो वैल्यू मिला है वो मिला है 0.29 मीटर।
अब सवाल हमसे क्या कहा गया है? सवाल ये क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस द टायर मेक्स ड्यूरिंग दिस मोशन। टायर जो बना रहा है इस मोशन के दौरान रिवॉल्यूशंस का तादाद, वो तादाद बताएं, रिवॉल्यूशंस कितनी कर रहा है। अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, फर्ज करें कि कोई स्लिप नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि फाइनल रोटेशनल स्पीड जो है टायर की रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी बताएं। मतलब ये बताएं कि उनका टोटल टायर ने रिवॉल्यूशंस का तादाद कितना किया। दूसरा ये बताएं कि रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में उतने कितने रिवॉल्यूशंस किए। यानी कि अब हमारे पास दो चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की जानिब आते हैं, जिसमें हमने लिखा सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपने फाइंड करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को हम जाहिर कर रहे हैं एन के साथ। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है उसको डिवाइड करो सरकमफेरेंस ऑफ द टायर के साथ। क्योंकि जाहिर बात है जितना उसका सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा उस हिसाब से उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपके डिपेंड करते हैं जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको आप डिवाइड करेंगे सरकमफेरेंस ऑफ टायर के साथ। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस की जगह आपने लिखा n, डिस्टेंस की जगह लिखा आपने s, सरकमफेरेंस ऑफ द टायर की जगह आपने लिखा 2πr। क्योंकि जो भी चीज़ सर्किल में होती है उसका सरकमफेरेंस 2πr के बराबर होता है। ये चीज़ आप याद रख लें, मैथमेटिक्स के अंदर भी और यहाँ भी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सरकमफेरेंस टायर का हो, सरकमफेरेंस सर्किल का हो, सरकमफेरेंस किसी भी गोल चीज़ का हो, वो आपका 2πr के बराबर ही होगा। अंडरस्टूड। मगर वी डोंट नो, हमें फार्मूला तो मिल गया, वी एन इज इक्वल एस अपन आर, वेरी गुड। मगर वी डोंट नो अबाउट एस, हमें एस का मालूम नहीं कि एस क्या चीज़ है। टू फाइंड डिस्टेंस, अगर आपने एस को पहले फाइंड करना है तभी तो हमें अभी टर्म्स मिलेंगे। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको मालूम होना चाहिए फार्मूला, वो है आपके पास एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ जो है आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी ज़ीरो है। अब आपको मालूम है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब फार्मूले के अंदर यानी डेटा के अंदर शुरू में आपको ये मालूम था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। शुरू में हमने ये भी मालूम किया कि टाइम है आपका 9 के बराबर। तो जहाँ आपके पास अभी 9 लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ आपके पास वी आई है तो वहाँ हमने लिखा ज़ीरो। जहाँ हमारे पास टी है तो वहाँ हमने लिखा टी सेम, क्योंकि हमने टी जो है वो मिला हुआ है, लेकिन हम टी को बाद में पुट करते हैं। अगर हम टी की जगह यहाँ 9 पुट करते हैं, चलो टी की जगह हमने 9 पुट किया, प्लस की जगह हमने प्लस पुट किया, 1/2 की जगह हमने 1/2, ए की जगह हमने एक्सलेशन, और टी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पुट किया है टी 9, यानी कि जो कि आपका वैल्यू है टाइम का। अब एस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0 होगा, प्लस 1/2 ए आपका सेम ये 9 के स्क्वायर, यानी कि आपका ये टाइम स्क्वायर है सेम। तो 9 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा? 81। यहाँ हमने जो है वो लिखना था, यहाँ आपने 81 लिखना था। अच्छा, अब आपके पास है कि एस इज इक्वल 1/2 ए इंटू 81 है, लेकिन एक्सेलेशन का भी तो आपको मालूम नहीं है ना। अगर एक्सेलेशन का आपको मालूम नहीं है तो आप एक्सेलेशन के लिए क्या करेंगे? ये आपको मालूम है कि एक्सेलेशन जो है वो बराबर होती है वी एफ माइनस वी आई अपान टी के। अगर एक्सेलेशन इसके बराबर है तो जहाँ पे एक्सेलेशन का वैल्यू है वो आप एक्सेलेशन की जगह पे लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है आपने, तो ये सेम लिखा उसकी जगह, 1/2 की जगह आपने 1/2 लिखा, 81 की जगह आपने 81 लिखा, कोई मसला नहीं है। एस आपका एस की जगह है, ये सेम फार्मूलेज में जैसा आपने पुट किए हैं। अब ये जो 1/2 है अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो 0.5 है। वी एफ माइनस वी आई अपान टी अगर करते हैं तो वी एफ का हमने डेटा के अंदर मालूम किया था कि वो 22 है। ये हम पिछले पढ़ के आए हैं डेटा के अंदर, यहाँ अभी ये आपके पास है वी एफ में। अगर आपको लेके जाऊँ ये आपके पास मिली हुई है 22। उसके बाद ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी ज़ीरो है, और अपान में हमने उसको दिया है टाइम। जब अपान में हमने उसको साथ टाइम दिया है तो टी की जगह हमने टी लिखा, और मल्टीप्लाई किया हमने उसको 81 के साथ। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 22 में से जब ज़ीरो गया तो आपके पास जो वैल्यू बचा वो क्या बचा? 22, और डिवाइड में 9 है तो हमने 9 लिखा,
तो 0.5 इंटू 22/9 इंटू 81। अब 22/9 इसका वैल्यू जो आएगा 2.44444 अप टू आएगा। आप सारा वैल्यू लिखो, फिर जो आपका जवाब आएगा वो सही आएगा, वरना 1 2 3 नंबर्स का फ़र्क आएगा। तो 22/9 जब आपने लिखा तो इस पूरे की जगह आपके पास ये जवाब आपने इतना लिखा, क्योंकि इसका ये जवाब आया। 81 की जगह आपने 81 सेम लिखा, 0.5 की जगह 0.5 सेम लिखा। अब आप इन सारे वैल्यूज़ को करें मल्टीप्लाई। जब हमने इन सारे वैल्यूज़ को किया मल्टीप्लाई तो हमें मिला 99/99 मीटर्स। अब आप इस फार्मूले को पुट करें, तो किस फार्मूले में पुट करेंगे? आपको मालूम हो गया डिस्टेंस, क्योंकि आपने कहा था कि हम जब नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो हमें n बराबर है s/r के। s/r 2πr में s मालूम नहीं है, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पढ़ा था ये वाला। तो n = s/2πr अब हम सेम लिख रहे हैं यहाँ, n = s/2πr या s/c भी अगर लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि c जो है अगेन वो 2πr के बराबर होती है और c का मतलब है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। अब यहाँ आपने s का वैल्यू आपको मिला हुआ है 99, 2 का वैल्यू वैसे भी 2 है, पाई का वैल्यू 3.14 है, r का वैल्यू 0.29 है, डेटा के अंदर मिला हुआ है। अब ये सारे वैल्यूज़ आप पुट करें, s की जगह 99, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14, r की जगह 0.29। तो अब ये वैल्यूज़ ऊपर वाला 99, नीचे वाले सब जब आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 1.8 आया। तो यहाँ जो वैल्यू है आपने 1.8 लिखना है। इफ़ यू राइट 1.82 समथिंग फलांटीर मटीर, देन द आंसर विल नॉट बी सेम। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू बुक नहीं आएगा, गलत खैर नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आपका जवाब फिर नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आया वो मिला 55 रिवॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टायर जितना रिवॉल्यूशंस वो कवर कर रहा है टायर, वो 55 रिवॉल्यूशन उसने कवर किए हैं इतने टाइम के अंदर, 9 सेकंड के टाइम के अंदर। अब हमने फाइंड करने हैं रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब है RPS, रिवॉल्यूशन पर मिनट में से निकला हुआ है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड जब आप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे समझें कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी को मालूम कर रहे हैं। We know that frequency means number of rotations or cycles per time। rotations या cycles को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से तो हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने से पहले कि फ्रीक्वेंसी आखिर क्या चीज़ है, लेकिन उससे कबल हम ये फार्मूलेज पढ़ के आए चैप्टर की शुरुआत में कि v जो है आपका वो r ओमेगा के बराबर होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन जो है हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे नमूने से हमने पढ़ा था, इतना डिटेल से कि आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा अगर आपने समझा होगा। तो v = r ओमेगा, और यहाँ आपने ये फार्मूला तो लगाया मगर आपको मालूम नहीं है कि ओमेगा किसके बराबर है। तो ओमेगा जो है वो बराबर है 2πf के। तो आपने ओमेगा की जगह लिखा 2πf। तो यहाँ यही सेम चीज़ है, आप ओमेगा से 2πf में कन्वर्ट हो गए और r की जगह आपने r सेम लिख दिया। तो v = r × 2πf अब आपका जो है वो फार्मूला हो चुका है। अब आपने अगर फाइंड करना है 2πr को या फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है अगर आपने, तो आप क्या करेंगे कि 2πr को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो जब आप f फाइंड करना चाह रहे हैं तो f फाइंड करने के लिए ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपके पास 2πr, इन दो वैल्यूज़ को आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो बराबर के दूसरी तरफ जब आप उनको लेके जाएंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बचेगा वो f आपकी यहाँ ही सेम, और जो 2πr है जब आपके दूसरी साइड गए तो ये यहाँ आ गए हैं डिवाइड में। तो v/2πr = f आपके पास फार्मूला है। तो अब आपके पास फार्मूला हो गया f = v/2πr। अब ये जो डेटा मैंने थोड़ी पहले समझाई थी या मैं अगेन समझाऊँ आपको। टाइम एक गाड़ी है यही सेम, जो चलो हम ये लास्ट में क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको इस फिगर की मदद से भी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम गुजर गया, बाद में समझते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास वो बराबर है, या फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है आपके पास वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि ये जो v है ये शो कर रही है फाइनल वेलोसिटी को। इसी तरीके से ये जो 2πr है ये शो कर रही है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल को। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है फाइनल वेलोसिटी अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के।
और फ्रीक्वेंसी आपको जो मिली गई है डेटा के अंदर, फाइनल वेलोसिटी जो आपको डेटा के अंदर मिली हुई है वो है 22 मीटर पर सेकंड, वो आपने लिखी है 22 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद आपने उन सब वैल्यूज़ को जो है वो किया है डिवाइड। तो क्योंकि 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 0.29, जब आपने इन सब को डिवाइड किया आपस में तो हमें जो वैल्यू मिला अभी वो मिला है कि f इज इक्वल टू 22/1.8। 1.8 हमने लिखा है, और जब हमने इन दोनों को आपस में किया है डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिला वो मिला है 12 इंटू 1/सेकेंड। और 1/सेकेंड अगर आप लिखें तो भी सही है, अगर आप रेडियन अपान सेकंड लिखें तो भी सही है, क्योंकि रेडियन अपान सेकंड में से अगर रेडियन न लिखें तो भी कोई मसला नहीं होता, हम उसको 1/सेकंड लिख देते हैं। तो 1/सेकंड अगर ना लिखें, उसकी जगह हम रेडियन अपान सेकंड लिखें तो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू 12 रेडियन अपान सेकंड आपका जो है जवाब आएगा, क्योंकि यहाँ आप यूनिट्स के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो मीटर मीटर में कैंसिल हो रहा है, सेकंड बच रहा है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ जो आ रहा है वो आ रहा है 12 रेडियन पर सेकंड। हम वैसे हर्ट्ज में आ रहा है, बट ये है कि यहाँ आप उसके फाइंड करें रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब ये किस तरह, अगर आप पूछ रहे होंगे कि सर ये तो किस तरह आप वेव कर रहे हैं, तो हम चैप्टर की शुरुआत में ये डिटेल से डिस्कस करके आए हुए हैं कि रेडियन, ये 1/सेकंड, इनका क्या चक्कर है। तो ये आपका जो डायामीटर था जो मैंने पहले समझाया था कि ये जो टायर का डायामीटर है टोटल वो बराबर 58 के। तो आपने मालूम करना है रेडियस, तो रेडियस होता है आधा, तो रेडियस को डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 किया आपने तो वो आपका सेम 0.28 वैल्यू मिला। बस जस्ट मैं ये बता रहा था कि उसकी गाड़ी की शुरुआत में वेलोसिटी vi थी, बाद में vf हो गई। टाइम जो उसको vi से vf होने तक लगा वो टाइम 9 सेकंड था, और डायामीटर जो इस टायर का है अगर वो इतना है तो गाड़ी फिर कितना ट्रेवल करेगी। तो ये चीज़ें थी जो हमने उसमें समझनी थी। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसके अंदर ये हमसे चीज़ पूछी गई है कि एक ऑर्डिनरी वर्कशॉप है जो ग्राइंड स्टोन है जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर का। अब इसके अंदर यह है कि एक ऑर्डिनरी वर्कशॉप जो हमें रेडियस बताया है वो 7.5 है। इसी वजह से हमने क्या किया कि डेटा को लिखा और डेटा में हमने रेडियस 7.5 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। उसके बाद ये कुछ 7.5 और सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना होता है मीटर्स में। इसी वजह से हमने यहाँ जो है उसको डिवाइड किया 100 के साथ, तो हमें वैल्यू मिला है 0.75 मीटर्स। उसके बाद वो जो ग्राइंड स्टोन है, ग्राइंड स्टोन हम ऐसे स्टोन को कहते हैं जो किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रब करे और उसको बिल्कुल आटे की तरह उसको कर दे। तो वो रोटेट कर रहा है 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट इसको कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें एंगुलर वेलोसिटी मिली है ओमेगा 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब कैलकुलेट जो करनी है चीज़ वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको ये बताना है कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितनी ग्रेविटीज़ के बराबर है। और दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज। उस ऑब्जेक्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है यानी लीनियर स्पीड है वो भी क्या है, एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल और वो भी मल्टीपल्स ऑफ ग्रेविटी में, वो पहला क्वेश्चन था। अब डेटा के अंदर यह आपको जो ओमेगा मिली हुई है यानी एंगुलर वेलोसिटी मिली हुई है, वो मिली हुई है रिवॉल्यूशन पर मिनट में। हमने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड या 1/सेकंड है। तो आपने 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट सेम लिखा। अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आप ये चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला हिस्सा। इस हिस्से के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं 2 पाई रेडियन होते हैं एक रिवॉल्यूशन में, तो इसी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 पाई रेडियन के साथ, और मल्टीप्लाई किया हमने दूसरा, यहाँ लिखा हुआ 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 पाई रेडियन ओवर रिवॉल्यूशन इंटू 1 मिनट अपान 60।
जब आप यहाँ आते हैं तो आपको क्या होगा कि जो रिवॉल्यूशन है रिवॉल्यूशन में कैंसिल हो जाएगा, मिनट ये मिनट में कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई मल्टीप्लाई होगी, तो 6500 के साथ मल्टीप्लाई पाई भी है और 3.14 भी अभी मल्टीप्लाई उसके साथ। और यहाँ जो बचा है वो बचा है रेडियन, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर ये रेडियन बचा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ जो है रेडियन लिखा है अभी। अच्छा, उसके बाद नीचे जो आपके पास ये है वो है 60, तो आपने यहाँ 60 लिखा और 60 सेकंड था। अब हम ऊपर वाले सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं आपके, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 40820 रेडियन, अपान में जो 60 है वो हमने सेम लिखा और 60 सेकंड्स हैं। अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो 680.3 रेडियन पर सेकंड है। मतलब ये हुआ कि ये जो 6500 रिवॉल्यूशन पर मिनट था वो अभी 680.3 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। ये काम हमने डेटा के अंदर ही कन्वर्जन का कर देना है। अब हम जाते हैं सॉल्यूशन की जानिब, जिसमें हम सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दो सवालों में से हमने पहले फाइंड करना है बी पार्ट को। अब बी पार्ट को हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो आपकी बराबर होती है वी स्क्वायर अपान आर के, और आपको वी स्क्वायर नहीं मिली हुई, इसी वजह से हम सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे कि आपकी जो ये है किसके बराबर है, वी खुद। तो अब हम v को फाइंड कर रहे हैं और v को फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि जो v है वो r ओमेगा के बराबर होती है, और आपके पास डेटा के अंदर r का जो वैल्यू है वो 0.075 है, ओमेगा का जो वैल्यू है वो है 680.3। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में किया है मल्टीप्लाई, जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं आप तो वैल्यू मिलता है हमें 51 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमें 51 मीटर पर सेकंड मिल चुकी है। अब हम जा रहे हैं पहले पार्ट में, जिसमें सवाल में हमसे पूछा गया था कि उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है, और उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वो उसका फार्मूला है वी स्क्वायर अपान आर। तो हमने एक्सेलेरेशन लिखा वी स्क्वायर अपान आर, तो वी की जगह हमने लिख दिया 51, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ अभी हम फाइंड करके आए हैं कि वो 51 के बराबर है, और r की जगह हमने लिखा 0.075। 51 को जब हमने स्क्वायर किया तो 51 मल्टीप्लाई बाय 51 हो जाएगा, 0.075 सेम। 51 मल्टीप्लाई बाय 51 जब हम करते हैं तो वैल्यू हमारा 2601 आता है, 0.075 हमने यहाँ सेम लिखा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें जो वैल्यू मिलता है वो 34680 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल रहा है। अब हम जो है एक्सेलेरेशन हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको पॉइंट नहीं है तो मतलब इसको पॉइंट लास्ट में है, और अगर इसको पॉइंट लास्ट में है तो अब हमने वो पॉइंट कन्वर्ट करनी है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ताकि हम अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो आंसर ले सकें। अब ये है कि जिसको पॉइंट नहीं है उसको पॉइंट लास्ट में होती है। इस पॉइंट को हमने यहाँ लाया, एक, ये दो, ये तीन, ये चार मरतबा पॉइंट को शिफ्ट करके हमने 3 के बाद दिए, यानी यहाँ दी है 3.468। तो आप पॉइंट आपने शिफ्ट की है 4 टाइम्स, इसी वजह से पावर अभी 4 आ गया। तो 3.468 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। या अगर आप इसको ऐसे कहें कि ये जो 8 है हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो जो भी अगर वैल्यू 5 से बड़ा हो और आप सामने जो वैल्यू है वो आपका हो, तो आप उसमें ऐड करते हैं +1। तो 8 को हमने ख़त्म किया, सामने वाले में +1 ऐड किया तो हमें वैल्यू मिला 3.47। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। तो ये राउंड ऑफ भी हम फिज़िक्स के बेसिक्स में पढ़ते हैं। तो आपका जो आंसर है वो है 3.47 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने एक्सेलेरेशन को करना है कंपेयर, कि एक्सेलेरेशन एज कंपेयर टू ग्रेविटी कितनी है, यानी कि ग्रेविटी जो है वो ज़मीन की वो 9.8 है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का आपके पास वैल्यू आया है वो कितनी ग्रेविटी के बराबर है, या कितनी ग्रेविटीज़ मिला के इतना वैल्यू बनेगा। तो हमने क्या किया कि एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू है हमें वो मिला था 3.47, वो हमने यहाँ लिखा, या वो लिखें या ऊपर वाला जो बिना एक्सपोनेंट के था वो आप लिखें, जो आप लिखें कोई मसला नहीं है, या हम ये वैल्यू जाके यहाँ लिखते हैं 34680।
हमने उसको डिवाइड किया ग्रेविटी के साथ, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो कितनी ग्रेविटी के बराबर है। जब हमने इसको 9.8 के साथ डिवाइड किया तो हमें जो वैल्यू मिला वो है कि 3,538.7 ग्रेविटीज़ के बराबर है एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ग्रेविटी यहाँ कैसे ली, तो आप वो थोड़ा समझ लें। एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटी का जो वैल्यू आया वो आया 353.87। इसके साथ अभी ग्रेविटी नहीं थी। आपने मालूम करना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 353.87। ये ग्रेविटी डिवाइड में थी, इस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई, तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब 353.87 ग्रेविटी के बराबर है यहाँ जो लग रही है एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, ज़मीन को। मतलब ये हुआ कि हमें ज़मीन का मास अभी होना चाहिए मालूम, विद एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 3200 मीटर पर सेकेंड। जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो 3200 मीटर पर सेकेंड है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है ये हम थ्योरी के अंदर डिस्कस करके आए हैं। व्हाट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस, आप ये बताएं कि ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा। अब इसकी अगर हम डेटा निकालते हैं तो डेटा में हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो बराबर है 3200 मीटर पर सेकेंड के, जो कि यहाँ है। इसी तरीके से ऑर्बिटल रेडियस हमसे पूछा गया है, जो कि यहाँ हमसे पूछा गया था। अब हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो बराबर है g मास ऑफ द सेंट्रल अपॉन r। तो ये आपके पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। अब यहाँ जो मास सेंट्रल है, पहले हम तो मास सेंट्रल का लिख रहे थे क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि किसके इर्द गिर्द कोई चीज़ होगी, लेकिन अब मास सेंट्रल को हम लिखने के बजाय ME लिखेंगे, यानी मास ऑफ अर्थ, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा गया है कि ये मास ऑफ अर्थ है। और रेडियस जो है फार्मूले में हमने वैसे सिंपल लिखा था, अब हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो आप रेडियस ऑफ अर्थ सॉरी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ज़मीन के दरमियान और उस सेटेलाइट के दरमियान जो ज़मीन से ऊपर है उन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है। इसी वजह से हम यहाँ RE नहीं लिखेंगे। तो R इज़ नॉट RE बिकॉज इट इज़ रेडियस बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट। सेटेलाइट ये ज़मीन है और ये आपकी सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट और ज़मीन के दरमियान जो टोटल मुफासला है उसको हम कहते हैं रेडियस। ये वाला रेडियस सिर्फ ज़मीन का अगर होता तो हम RE लिख लेते। तो इसी वजह से अब हमने यहाँ लिखा, थोड़ा फार्मूले को चेंज किया, एम सेंट्रल की जगह ME लिखा, बाकी फार्मूला सेम है। तो V इज इक्वल टू GME अपॉन R। अब हमने मालूम करना है रेडियस, और रेडियस आप यहाँ देख रहे हैं कि वो है आपका अंडर रेडिकल के अंदर। आपने इस रेडियस को छुड़ाना है। अगर अंडर रेडिकल से कोई चीज़ आज़ाद करनी होती है तो हम उसको करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर एक साइड से नहीं किया जाता, अगर एक तरफ से करेंगे तो दूसरी तरफ से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम दोनों तरफ से करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि हम रिमूव कर सकें अंडर रेडिकल को। हमने यहाँ भी स्क्वायर किया और इस साइड से भी हमने स्क्वायर किया, तो हमें जो अभी वैल्यू मिला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ME अपॉन R। जो स्क्वायर था, स्क्वायर की हमेशा जो दुश्मनी होती है वो अंडर रेडिकल के साथ, स्क्वायर ने कैंसिल कर दिया अंडर रेडिकल को, तो अंडर रेडिकल का आपका भी कैंसिल, क्योंकि जब भी स्क्वायर हो और अंडर रेडिकल हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अभी वैल्यू आपके पास मिला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। आपको वैल्यू चाहिए रेडियस का, बिल्कुल इसका। तो अब हम इसका मालूम कर रहे हैं। आपने अभी ये सेम लिखा वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू GME अपॉन R। तो आपको वैल्यू चाहिए R का, R जाएगा दूसरी साइड। R जब दूसरी साइड जाता है, वो यहाँ डिवाइड का है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू अभी आपके पास बचा है GME। तो अब हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R अभी आपने सेपरेट करनी है, क्योंकि R तो आपने यहाँ कर लिए। अब R कह रहा है कि मेरे साथ ये वी स्क्वायर क्यों पड़ा है, आप इसको दूसरी साइड लेके जाएं। तो वी स्क्वायर यहाँ क्या था, वो डिवाइड मल्टीप्लाई का था, जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड का। तो आपने यहाँ लिख दिया कि वी स्क्वायर जो है अभी वो आपकी बराबर है R जो है वो अभी आपकी बराबर है GME अपॉन वी स्क्वायर के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं, क्योंकि अभी हमने रेडियस फाइंड करना है तो हम इन सब वैल्यूज़ को अभी पुट करेंगे। तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। डेटा के अंदर न G का वैल्यू मिला होता है न ME का वैल्यू मिला होता है, ये वैल्यूज़ आपको याद करने होते हैं।
ग्रेविटी का जो वैल्यू है और मास ऑफ अर्थ का जो वैल्यू है आपको माइंड में हमेशा होने चाहिए। जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ जो है वो 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। बाकी ये जो वेलोसिटी है ये आपको डेटा में मिली हुई है 3200 मीटर पर सेकेंड। अब आपने इन सारे वैल्यूज़ को पुट करना है फार्मूला के अंदर। तो आर जो है आपकी किसके बराबर है? अभी आपके पास ये जो जी है, आपने जी की जगह लिखा जी का वैल्यू ये सेम। अब मैं वो पेन इस्तेमाल करूं ताकि ये मालूम कर सकें कि कौन सी कहाँ इस्तेमाल करें। जी की जगह आपने लिखा ये जी का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आपने एम ई की जगह लिखा आपने एम ई का वैल्यू। इसी तरह आपने वी स्क्वायर की जगह आपने लिखा वी स्क्वायर का वैल्यू। सारे वैल्यूज़ आपने पुट कर दिए। अब सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इन सारे वैल्यूज़ को करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई का एक थोड़ा तरीका होता है जब आपके पास बहुत सारे पावर्स हों, बहुत सारे यूनिट्स हों। पहले तो सारे यूनिट्स को कर दें सेपरेट। ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, सबको हमने कर दिया है अभी इस साइड सेपरेट, यानी कि कोने में हमने इनको कर दिया। बाकी बचे नंबर्स। तो नंबर्स में से भी वो हिस्सा जो पावर वाला है वो आप सेपरेट कर दें। इसका -11 वाला हिस्सा अलग, इसका 1024 वाला हिस्सा अलग, ये सारे अलग कर दें। बाकी बचेंगे वो खुद नंबर्स कोएफिशिएंट्स 6.697 इंटू 5.98। अब आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। जब आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना इजी होगा क्योंकि अभी इनके साथ कोई पावर नहीं है ना। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 39.866 इंटू, अब यहाँ है 10⁻11 10⁻24। तो अब ये दोनों बेसिस सेम हैं तो पावर्स इनके क्या होंगे जी? पावर्स इनके होंगे ऐड। तो अब हमारे पास ये है कि इन सारे पावर्स को हमने जब 60 इकट्ठे कर दिया तो यहाँ नीचे था 3200 स्क्वायर। 3200 को जब हमने स्क्वायर किया तो आपको ये वैल्यू मिला है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने किया मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू मिला। इन दोनों वैल्यूज़ को आप बेसिस सेम है ना, पावर्स का बेस सेम है तो बेस हमने सेम एक लिखा, -11 पावर प्लस 24 पावर। ये बाकी जो यूनिट्स हैं वो हमने इस साइड सेपरेट कर दिए। अब हम शायद पेन लें तो उससे बेहतर समझ आएगा शायद। अब आपके पास ये जो वैल्यू है, ये हिस्सा जो है वैल्यूज़ का, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को जब हमने डिवाइड किया तो आपको ये वैल्यू मिला है। इसी तरीके से आपके पास ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, जब हमने इसको ऐड किया तो आपके पास ये पावर मिला। ये जो पावर है वो नीचे है सेम। और ये आपके पास सारे यूनिट्स हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, डिवाइड वाला जो है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। थोड़ा ध्यान से समझे तो समझ आता जाएगा इंशाल्लाह। अब आपके पास ये है कि ये सेम वैल्यू आपने लिखा यहाँ, और उसके बाद 13 जब नीचे वाला पावर ऊपर जाता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो 13 - 4 आपने कर दिया। अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उल्टा काम हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। ये यूनिट्स अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, मीटर स्क्वायर में कैंसिल, बाकी बचा न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम। ये दो वैल्यूज हमें बचे हैं। अब हमारे पास है कि आर जो है आपकी ये सारे वैल्यूज़ के बराबर है, और 13 - 4 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻9। अब पावर आपका 2 मरतबा कम होगा क्योंकि 2 मरतबा पॉइंट शिफ्ट हो रही है। अब आपने क्या किया कि पॉइंट एक जगह से यहाँ शिफ्ट की, यहाँ से यहाँ शिफ्ट की। पावर 2 मरतबा कम होगा क्योंकि पॉइंट 2 मरतबा पीछे गई है, तो पावर अभी 9 में से हो जाएगा 7। तो बाकी जो ये हिस्सा है सेम रहेगा। अब आप इसको राउंड ऑफ कर के लास्ट में 3.89 यानी 2 वैल्यूज़ तक आप इसको बचाएं या 5 वैल्यूज़ तक बचाएं, कोई इशू नहीं है। तो R = 3.895 इंटू 10⁻7 मीटर जो है इसका आंसर है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो बराए मेहरबानी ज़रूर शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स को, और उसके साथ साथ कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।